इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ताकत मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत कम समय में एक अच्छी प्लानिंग के साथ मेहनत करके CSIR नेट एंड गेट केमिस्ट्री के एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको कंप्लीट प्लानिंग आपको बताऊंगा कि अगर आप नेट और गेट की प्रिपरेशन करते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं और उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, और आप प्रिपरेशन करते समय अपना टाइम किस प्रकार से मैनेज करोगे, अपना टाइम किस प्रकार से आप बचाओगे जिससे कम समय में एग्जाम क्वालिफाई करने के आपके चांस बढ़ जाए। ये सारी बातें मैं काफी डिटेल में यहाँ पर करूंगा, तो इस वीडियो को आप जरूर कंप्लीट जरूर देखिएगा और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो दोस्तों यहां पर मैं शुरुआत में बात करूंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। हालांकि आप सब ऑलरेडी जानते हो कि नेट का एग्जाम पैटर्न क्या है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी ही हो, इसलिए उनको शायद ये बात पता नहीं होगी। तो एग्जाम पैटर्न की भी यहाँ पर बात करूंगा, आपके कट ऑफ कितनी जा सकती उसके बारे में भी यहाँ पर बात करूंगा, साथ में किस एग्जाम में किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं उसके बारे में बात करूंगा, और आप प्रिपरेशन किस प्रकार से करोगे, अपना टाइम किस प्रकार से मैनेज करोगे उसके बारे में बात करूंगा, किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आपके हो सकती है ये बात भी आपको मैं बताऊंगा, और साथ में जब आप एग्जाम के प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करोगे तो वहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो जैसे ही आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे, देखने के बाद एक जबरदस्त एनर्जी आपके अंदर आने वाली है और जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत स्पीडली बढ़ने लगेगी और काफी कम समय में आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो आप पूरा इसको जरूर देखिए वीडियो को, और अच्छा लगे आपको तो आप इसको शेयर भी जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करता हूँ। ऑलरेडी आप सबको ये पता होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि शायद कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर पता नहीं हो। आप देख सकते हो जो नेट का एग्जाम होता है उसके पेपर में 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव यहाँ पर 0.5 मार्क्स होगा, टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसी तरह से जो सेक्शन बी है वो आपका सब्जेक्ट का होता है, इसमें 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, कोई से भी 35 क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन वही 2 मार्क्स का यहाँ पर होता है, ये 70 मार्क्स का सेक्शन होता है। सेक्शन सी यहाँ पर 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 में से आपको कोई से भी 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो, 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से जो केमिस्ट्री आपकी होती है वो केमिस्ट्री टोटल होगी 70 + 100 मार्क्स, मतलब 170 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री रहती है, और बाकी जो 30 मार्क्स का होता है उसमें जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन ना आकर जर्नल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी आप 20 में से 4-5 क्वेश्चन इजीली कर लोगे, और आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लोगे तो 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूंगा किस पार्ट पर आप कम फोकस करिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप इसके ऐसे भी अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है वो मेहनत करनी आपको सब्जेक्ट पर, अपने केमिस्ट्री पर सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको मेहनत करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सी सेक्शन में काफी चॉइस होती है, आपके 60 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है उसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। और जो सेक्शन बी है उसके अंदर थोड़ी सी चॉइस कम होती है, यहाँ पर 40 में से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब मैं पहले यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आगे जो मैं प्लानिंग बताऊंगा वहां पर आपको कट ऑफ से हेल्प मिलेगी, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी पिछले एग्जाम है आप देख सकते हो, जून 2017 से लेकर जो लेटेस्ट लास्ट का एग्जाम हुआ था जून 2021 का, वहां तक की सबकी कट ऑफ इसमें दे रखी है। ये JRF की कट ऑफ है। आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ रही है यहाँ पर जून 2017 के अंदर देख सकते हो 55.5 यहाँ पर कट ऑफ रही है, और यहाँ पर देखो जून जो लास्ट में जो कट ऑफ गई थी अभी लेटेस्ट एग्जाम में, जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें 52.75% कट ऑफ रही थी। इसमें आपको देखने से पता चल रहा है कि अभी तक आपकी जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो भी जनरल कैटेगरी, कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, वो भी JRF की, नेट की नहीं JRF की है, और उसमें मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो दिसंबर 2017 में गई थी अभी तक, जिसमें
58.75% मैक्सिमम कट ऑफ रही थी। मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो आप डबल कर सकते हो, लगभग 118 मार्क्स मैक्सिमम रहे थे आपके कट ऑफ में। और लास्ट में जो कट ऑफ गई थी वो केवल 52.75% ही यहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं मैक्सिमम कट ऑफ है 118, कट ऑफ जाने के चांस ही नहीं है। यू मान लो ये कट ऑफ तब जाएगी जब आपका एग्जाम का जो पेपर है, मेन पेपर है, वो काफी इजी आ जाए, काफी इजी क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे, तब इतनी कट ऑफ बढ़ सकती है। अदरवाइज आप एनालिसिस करके देख सकते हो इतनी कट ऑफ नहीं जाती। तो अपन जब भी प्रिपरेशन करेंगे हम हमेशा मैक्सिमम कट ऑफ को फोकस करके चलेंगे, है ना, इसी को अपना टारगेट लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर हमने कम कट ऑफ का आंकड़ा ले लिया, पेपर थोड़ा इजी आ गया, तो फिर अपना सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आगे बात करूंगा मैं इसकी। अच्छा, जेआरएफ के कंपैरिजन में जो नेट के कट ऑफ है लगभग 5% कम होते, लगभग 5% कम होते। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर जून 2021 के अंदर जेआरएफ के कट ऑफ इतनी गई थी, तो लगभग इससे 5% कम कट ऑफ नेट की जा रही है। नेट की कट ऑफ है, आप किसी में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, लगभग इससे 5% कम कट ऑफ यहाँ पर जा रही है। आप देख सकते हो, सब में आप देख सकते हो जेआरएफ के कंपैरिजन में नेट के कट ऑफ कम रहती है, और ये कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की। इसी तरह से आप देख सकते हो जो दूसरी कैटेगरी यहाँ पर हम ले सकते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर हो गई ओबीसी। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से कम ही होती है, और ओबीसी में जेआरएफ के मैक्सिमम कट ऑफ अभी तक 51.5% यहाँ पर रही है। इसी तरह से बाकी कैटेगरी भी देख सकते हैं, यहाँ पर बाकी कैटेगरी भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर एससी की जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 42.25% रही है, और इसी तरह से दूसरी जो कैटेगरी है एसटी, उसमें मैक्सिमम 30.75% यहाँ पर मैक्सिमम कट ऑफ रही है। ये सारी कट ऑफ में जेआरएफ की बता रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नेट की कट ऑफ पर भी यहाँ पर फोकस कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो पीडब्ल्यूडी में कट ऑफ मैक्सिमम अभी तक 25.75% रही है, जो कि काफी कम कट ऑफ है। इसी तरह से बात कर सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ यहाँ पर मैक्सिमम अभी तक 44.5% रही है। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हो। इन कट ऑफ से अपन को प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। हमको पता है कि कितनी कट ऑफ लगभग जा सकती है, ये हमको पता है। ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज्यादा कट ऑफ अभी तक नहीं गई है, और मानता हूं मैं जर्नल इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और इससे ज्यादा कट ऑफ अगर कभी गई तो मान के चलना जो आपका पेपर है उसका लेवल काफी कम होगा, बहुत ही इजी पेपर आएगा, तब इससे ज्यादा कट ऑफ जा सकते हैं। अब आपको प्रिपरेशन करते समय क्या ध्यान रखना है, देखो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करनी, आपको सेट करना है माइंड के अंदर, आपको फिक्स करना है कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ताकि आप ये डिसाइड कर लोगे कि इन इन टॉपिक्स को पढ़ना है तो उन पर अच्छा फोकस किया जा सकता है। आप एक बेटर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करोगे तो आपके रिजल्ट आने के चांस ज्यादा है, आपके सिलेक्शन के ज्यादा है। अब हमने जो एनालिसिस किया था कट ऑफ का, उससे आपको पता चला कि जनरल की जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी अभी तक 118 मार्क्स गई थी मैक्सिमम कट ऑफ। ये मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने परसेंटेज को, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज को, मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उनको 170 मार्क्स का टारगेट लेकर अपनी प्रिपरेशन को करना है। आप यहाँ पर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पर पूछ सकते हो कि जब मैक्सिमम कट ऑफ ही 118 मार्क्स गई है तो 170 मार्क्स का टारगेट क्यों लूं? इसका रीजन है क्योंकि भाई जितना आप पढ़ते हो ना, हर क्वेश्चन को तो आप अटेम्प्ट कर नहीं सकते, और गलती से हर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर भी लिया तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन नेगेटिव हो जाए। इसलिए हम टारगेट 170 मार्क्स का लेकर चलेंगे, ताकि 170 मार्क्स का टारगेट में से कुछ क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्वेश्चन टफ आ गया कैसे भी है, तो भी हम सिक्योर रहे, हमारे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। और साथ में अगर कुछ क्वेश्चंस नेगेटिव हो गए तभी आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 170 मार्क्स का टारगेट लेकर अपने प्रिपरेशन के स्टार्ट करना। आप 170 मार्क्स का टारगेट कैसे लोगे, उसको एक्चुअली क्या होगा, जो नेट का सिलेबस है उनमें से ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है जिनसे 170 मार्क्स के क्वेश्चंस बैठ जाए, अटेम्प्ट हो। अब ऐसे किस प्रकार से आप टॉपिक्स को सिलेक्ट करोगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टॉपिक किस प्रकार से सिलेक्ट करने हैं। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जो मैक्सिमम कट ऑफ है 103 है, तो यहाँ पर 150 मार्क्स का आपको टारगेट लेकर चलना है। एससी कैटेगरी के लिए 140 मार्क्स का टारगेट आपको लेकर चलना है। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लगभग 110 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है। कट ऑफ तो कम ही रहती है, इससे काफी कम रहती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन नेगेटिव हो जाए तो आपके रिजल्ट पर इफेक्ट ना पड़े, आपका सिलेक्शन ना रुके।
ईडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी देख सकते हो 100 मार्क्स का टारगेट लेकर आपको प्रिपरेशन करना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 150 मार्क्स का टारगेट लेकर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। अब आप सेलेक्ट कैसे करोगे, मैंने बोल तो दिया कि 170 मार्क्स का टारगेट लेकर आप प्रिपरेशन करो। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो साथ के साथ शेयर भी इसको कर देना और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और भी इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट में जरूर हमको बताइए ताकि मैं आपके डाउट्स का यहाँ पर रिप्लाई कर सकूं। क्लियर है। अब आप ये 170 मार्क्स 150 मार्क्स ये टारगेट कैसे सिलेक्ट करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किन टॉपिक से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक एनालिसिस कर रखा है। देखो यहाँ पर देख सकते हो जैसे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल से आप देख सकते हो जून 2017 के अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, दिसंबर 2017 में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। इसी तरह से यहाँ पर जो लास्ट एग्जाम है यहाँ पर आप देख सकते हो 20 तक का हमने एनालिसिस कर रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इससे अगर एवरेज अपन मार्क्स देखे तो यहाँ पर 2.57 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आए थे। कितने? 2.57 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आए। अब देखो एग्जाम में 2.57 मार्क्स के तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 4 का आएगा या 6 मार्क्स का आएगा, ये एवरेज है। ठीक है ना। अब जिस तरह से पीरियोडिक टेबल का एवरेज एनालिसिस किया उसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर का एनालिसिस कर रखा है यहाँ पर। इसमें एवरेज किसमें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो एवरेज है वो लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस है। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर एसिड बेस कॉन्सेप्ट ले तो लगभग 3.7 मार्क्स के क्वेश्चन आने के यहाँ पर पॉसिबिलिटी। इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर का यहाँ पर एनालिसिस कर रखा है, आप देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके साथ के साथ इस पे नजर मार सकते हो किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक बार वीडियो को पॉज करिए और इन पर जरूर फोकस करें, उससे आपको आइडिया लगेगा। आगे मैं समराइज करके भी इसको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए और अच्छे से मैं समराइज करके इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करिए, आप इसको साथ के साथ एक बार नजर मारिए कि किस टॉपिक से यहाँ पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म 25.7 मार्क्स, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ऐसे एसटी के कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी कम जाती है, बहुत कम कट ऑफ जाती है, अभी देख लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर देखो उनमें से लगभग 25 मार्क्स के क्वेश्चन केवल रिएक्शन मैकेनिज्म से आ रहा है। अब अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन करे सिलेक्शन के चांसेस से बढ़ जाएंगे, लेकिन ध्यान देना प्रिपरेशन थोड़ी भी वीक रही सिलेक्शन के चांस रुक जाएंगे। इसीलिए मैंने शुरू से ही टारगेट आपका ज्यादा रखा है यहाँ पर। बाकी टॉपिक्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और भी टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। देखो एसिमेट्रिक सिंथेसिस वगैरह ये देख सकते हैं कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट और स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब एनालिसिस यहाँ पर दे रखी है। एनएमआर मास की एनालिसिस यहाँ पर दे रखी है। इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री यहाँ पर दे रखी है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप एक बार जरूर इन सारे टॉपिक्स पे नजर मारिए ताकि आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आपके क्लियर हो सके। आप देख सकते हो यहाँ पर इनको ये थर्मोडाइनमिक्स देखो काफी अच्छा वेटेज, इसका भी लगभग 11.42 लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से ग्रुप थ्योरी काफी अच्छा वेटेज रखती है, काफी अच्छे क्वेश्चंस ग्रुप थ्योरी के होते हैं। काफी इजीली आप ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये दूसरे टॉपिक्स है। अब देखो यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए उन सभी टॉपिक्स का हमने यहाँ पर एक बार समराइज कर दिया ताकि और अच्छे से आपको यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर पाए। देखो आप देख सकते हो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एटसेट्रा, सारे टॉपिक्स यहाँ पर बता रखे हैं और किससे कितने मार्क्स के एवरेज क्वेश्चंस आने के चांस है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। जो पहले वाला एनालिसिस था उसी में से यहाँ पर हमने एवरेज मार्क्स को नोट कर दिया। बाकी टॉपिक्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये, और इनका एवरेज मार्क्स ये, और बचे हुए जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पेज पर आपको दिख जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक है इनमें आपको एनालिसिस पता चली गया लगभग किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और देखो ध्यान देना, ये एनालिसिस परफेक्ट एनालिसिस है, आपको मैंने क्लियर बताया है पहले जो आगे वाली स्लाइड से, उसके अंदर क्लियर बता रखा है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस एग्जाम में आए थे। तो एक परफेक्ट एनालिसिस है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, आप इजीली देख सकते हो। बाकी टॉपिक्स के यहाँ पर दे रखे है ना कि इन टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन पर जरूर नजर मार लीजिए। मैं एक एक चीज को पढ़कर यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा, अदरवाइज काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। जैसे सपोज करो मैं एक जर्नल का एग्जांपल लेता हूं, जनरल कैटेगरी के आप स्टूडेंट है तो आपको सेलेक्ट करना है 170 मार्क्स का टॉपिक।
आपको ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करना है जिनसे 170 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बैठ जाते हैं, और किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आप देख सकते हैं, वो यहां से आप देख सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब देखो ध्यान देना, समझना, आपको टॉपिक सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना है, आपको ऐसे टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है जो थोड़े छोटे हो, जिनकी लेंथ कम हो, ठीक है, और जिनको आप इजीली कवर कर सको, क्योंकि पहला टारगेट सिलेक्शन है। एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। पहली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप केवल अपने सिलेक्शन के बेसिस पे बनाओ ताकि आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ सके। तो ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करने जो छोटे हैं, जिनसे ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन आने के चांस है, और जिनको आप इजीली कवर कर सको। इस तरह से अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो कि लगभग 170 मार्क्स के 170 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए, ऐसे टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं। आप अगर किसी दूसरी कैटेगरी में, जैसे ओबीसी में तो 150 मार्क्स का देखना है, आप सपोज करो एसटी कैटेगरी के तो आपको 110 मार्क्स के जो आपसे क्वेश्चन आ जाए उन टॉपिक्स को आप सिलेक्ट कर लो, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब यहां से आप ये डिसाइड कर पाओगे आप किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ये आपके डिसाइड हो। तो सबसे पहला जो काम था आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, वो आई थिंक आपके क्लियर हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, टॉपिक सिलेक्ट हो गए, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए वो आपने सिलेक्ट कर ले। अब आपको करना क्या है, अब आप जिस भी टॉपिक को पढ़ो, सपोज करो आपने टॉपिक सिलेक्ट किए, जैसे आपने ग्रुप थ्योरी सिलेक्ट कर ली, स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर ले, इसी तरह आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सपोज करो कंप्लीट सिलेक्ट कर ली, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर ले, ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर ले। ऐसे आपका टारगेट आपको पता चल गया कि हमको एग्जाम तक इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। ध्यान देना, नेट का एग्जाम तभी क्रैक होगा जो टॉपिक आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अगर किसी को छोड़ना है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो कुछ टॉपिक्स को आप छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जिन टॉपिक्स को कवर करो अच्छे से करो, अदरवाइज क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ो, सपोज करो आप ग्रुप थ्योरी की स्टडी स्टार्ट करते हो, जब आप पहली बार ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे उसी के साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर करो। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, देखो आप अगर ग्रुप थ्योरी को सपोज करो, ग्रुप थ्योरी के जो लॉन्ग नोट्स बनते हैं जो वीडियो लेक्चर से देखते हो या आप किसी भी बुक से प्रिपेयर करते हो या XYZ आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसके सपोज करो ग्रुप थ्योरी के 100 पेज के नोट्स है। कितने पेज के? 100 पेज के नोट्स है। तो उसके जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे उनमें बेसिकली आपको की पॉइंट्स रखने, मेन पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं जो आपके क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करे, जिनको आपको बार बार याद रखना पड़ता है, उन टॉपिक्स को आपको उसमें लिखना है। ऐसे टॉपिक को लिखोगे तो जो 100 पेज के लॉन्ग नोट्स होंगे वो आपके 4 या 5 पेज के अंदर वो शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। अब 4-5 पेज के जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे उनको आप कंटिन्यू अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं, वहां पर आपका टाइम थोड़ा सा कम जाएगा, वहां पर आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करोगे, जब आप मेन नोट्स पढ़ोगे, आप पहली बार में स्टडी करोगे कंटिन्यू, उसी टाइम आपको उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना। अब क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो गए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होने के बाद शॉर्ट नोट्स को अच्छी तरह से आप रिवाइज करो। सारे शॉर्ट नोट्स आपको पूरे चैप्टर के उंगलियों पर होने चाहिए, उसका हर पॉइंट आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद फिर आप PYQ सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। ग्रुप थ्योरी आपने कंप्लीट करी, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के, चाहे वो आपके CSI नेट के एग्जाम में आए हो, चाहे गेट के एग्जाम में आए हो, चाहो तो आप अदर एग्जाम जैसे IIT JEM के क्वेश्चंस ले सकते हो, या फिर आपके जो भी है TIFR वगैरह जिन भी एग्जाम में ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं वो आप उठा सकते हो। क्लियर है? अब आप PYQ सॉल्व करने के बाद कई सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नए नए आएंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नए नए आएंगे। जैसे आप PYQ को कंप्लीट सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद वापस से शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे। जब आप फिर से शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे तो उस कंडीशन में आप देखोगे आपके प्रिपरेशन का तरीका ही बदल जाएगा, आपके रिवीजन का तरीका ही बदल जाएगा। अब रिवीजन करते समय आपका दिमाग एक अलग ही लेवल पर चलेगा और आपके कई सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आएंगे। उन कॉन्सेप्ट को आप PYQ सॉल्व करने के बाद वापस शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे तो। क्लियर है? अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आपके आ जाए। अगर कोई कंफ्यूजन आपके आ जाए, शॉर्ट नोट से आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए वापस आप लॉन्ग नोट्स को देख सकते हो, उसके डिटेल वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, या जो भी बुक्स वगैरह आप रेफर करो उसको आप देख सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ऐसा करने से क्या होगा कि शॉर्ट नोट से आपका काम हो जाएगा। अब देखो लॉन्ग नोट्स जो है वो काफी सारे हो जाते हैं, हर टॉपिक के लॉन्ग नोट्स देखोगे तो एक नेट का सिलेबस काफी लेंथ होता है,
10-12 रजिस्टर स्टूडेंट्स के पास होते हैं नोट्स के, उनको कंटिन्यूअस रिवाइज करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो तो लगभग पूरी केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स लगभग 150 से 200 पेज के अंदर आ जाते हैं, जिनको इजीली रिवाइज किया जा सकता है टाइम टू टाइम। और रिवाइज कर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन्हीं के बेसिस पर प्रैक्टिस करते, पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं, तो कुल मिलाकर आपके वो सारी चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाती है, फिर आप उनको नहीं भूलते। तो आपका काम जो लॉन्ग नोट से हो रहा है वो शॉर्ट नोट से होने लगता है, और उनको आप कंटिन्यू रिवाइज कर सकते हो। और फिर भी अगर किसी तरह का डाउट आता है तो आप वापस क्या हो सकता है, पर्टिकुलर जहां पर आपके डाउट है केवल उस पॉइंट को आप लॉन्ग नोट से देख सकते हो, वीडियो लेक्चर से देख सकते हैं, ताकि वो कंप्लीट आपके हो जाए, आपको दिक्कत नहीं आई। तो ये हो गया भाई रिविजन आपको कैसे करना है। अब देखो ध्यान देना, इसके बाद आपको क्या करना है, सब कुछ हो गया, पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व हो गया। अब सेकंड टारगेट आपका आता है कि आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको ज्वाइन कर रखी है आपने, या आपके पास जो भी टेस्ट देने का ऑप्शन है, उसके थ्रू आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज के टेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब टेस्ट सीरीज के जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के बाद ऐसा नहीं कि आपने सोल्व किया, टेस्ट दे लिया, देने के बाद आपने उसको पटक दिया, बस ये हो गया टेस्ट, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 घंटे का जो भी टेस्ट था उसको आपने छोड़ दिया, पटक दिया। ऐसा आपको भूल के भी नहीं करना। आपको क्या करना है, जो भी टेस्ट पेपर आपने दिया है उसका कंप्लीट आपको एनालिसिस करना है। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो सपोज करो जो टेस्ट पेपर उसके अंदर मान लो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, और आपको मान लो आपने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर अंदर आपको सोल्व करना है, या 30 क्वेश्चन सपोज करो आपको 45 मिनट के अंदर अंदर सोल्व करने, ये आपका टास्क हो। अब 30 क्वेश्चंस को सोल्व किया तो आपको पता चला कि 30 में से 25 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। और जो 25 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, उन 25 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन आपके नेगेटिव हो गए, 5 जो बाकी 20 क्वेश्चन है आपके करेक्ट है। जो 20 क्वेश्चन आपने करेक्ट किया उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज आपने सही किया, आने वाले एग्जाम में भी अगर उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको सही करोगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आने वाली। इसके लिए आप बेफिक्र रहो। आपको एक्चुअली जो 5 क्वेश्चन आपने नेगेटिव किए हैं उन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। उन पर सबसे ज्यादा फोकस क्यों करना है, क्योंकि वे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चन को आपने आज अटेम्प्ट किया है, अगर उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन मेन एग्जाम में आ जाते हैं तो वहां पर भी आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, वहां पर भी उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, और वहां पर भी वो क्वेश्चन नेगेटिव होंगे। इसलिए आपकी जो कमियां रही, जो कॉन्सेप्ट वहां पर रॉन्ग हुई, आप जानने की कोशिश करना कि आपने वो क्वेश्चन नेगेटिव क्यों किए, क्या कमी आपके अंदर रही, और अगर उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दोबारा क्वेश्चन आते हैं तो फिर से नेगेटिव नहीं होगा। इसके लिए आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट होना वहां पर जरूरी है। इसी तरह से जो सेकंड आपको फोकस करना है उन क्वेश्चंस पर करना है जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। भाई आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये प्लानिंग जो मैं बता रहा हूँ वो कैसी लगी। आप एक बार वीडियो को पूरा देखो, आप कमेंट जरूर करना, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप हमसे पूछना, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर जरूर करना, ताकि हो सकता है हमको और इससे मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम और भी यहाँ पर बना दें। तो आपको एनालिसिस किस तरह से करना है आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर जब टेस्ट आप दो तो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप कैसा नहीं करना, आपको टेस्ट को एक्चुअली मेन एग्जाम समझकर ही अटेम्प्ट करना है। मेन एग्जाम समझकर अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है, आप यूं नहीं मानोगे अरे ये तो अभी ऐसे ही टेस्ट दे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं करना। आप यूं मानना कि इस टेस्ट में ये आपको नॉर्मल टेस्ट नहीं है, मेन एग्जाम का टेस्ट, इस तरह से प्रिपरेशन करना। उससे क्या होगा, आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। आपको क्या करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करते समय 2 पार्ट के अंदर अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है। जैसे सपोज करो 1 घंटा टेस्ट का है, तो आप ये मानो कि पहले 40 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब उसमें क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन 1 सोल्व किया, 2 सोल्व किया, 3rd सोल्व किया, सपोज करो क्वेश्चन 3rd काफी हार्ड आ गया, आप अटेम्प्ट उसको नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में आप उसको वहीं पर इग्नोर कर सकते हो या मार्क कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में सोल्व करूंगा, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इसको बाद में सोल्व करूंगा। पहले इजी क्वेश्चन को सोल्व करते 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 आपको आगे बढ़ जाना है, और लगभग 1 आवर्स में से लगभग 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपको पूरा पेपर सोल्व कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते। और जो उससे क्या होगा कि सारे इजी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, सेकेंड राउंड में फिर आप उन क्वेश्चंस को ले सकते हैं जो आपको आ सकते हैं, जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, उनको आप सेकंड राउंड में लो। ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा कि आपके क्वेश्चन छूटने के चांस खत्म हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आगे जब हम
क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आगे की तरफ कुछ हार्ड क्वेश्चंस आ जाता है। हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, हम उनमें उलझ जाते हैं, कैलकुलेशंस में उलझ जाते हैं। और कैलकुलेशन में उलझने के बाद होता क्या है कि बाद में जब हम देखते हैं तो हमारा टाइम ही खत्म हो जाता है और कई सारे क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और जब बाद में अपन देखते हैं पूरे पेपर को, घर पर आकर देखते हैं, तो आपको ऐसा पता चलता है कि इतने क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे जो पीछे की तरफ दे रखे, तो उनको हम देख ही नहीं पाए और ये क्वेश्चन हमारे आते हुए भी छूट गए। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके देखोगे तो उस कंडीशन में आपका समय बच जाएगा, आपके इजी क्वेश्चन छूटने के चांस कम हो जाएंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांस भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। आप एग्जाम पेपर सॉल्व करते समय अपने क्वेश्चंस को ये 3 तरह से देखो कि इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट है या एडवांस है। इजी क्वेश्चंस को आप साथ के साथ टिक करते चलो, मॉडरेट क्वेश्चंस में आपको लगता है तुरंत सॉल्व हो जाएगा तो आप कर लो, थोड़ा सा भी आप हार्ड लगता है, ज्यादा हार्ड लगता है तो आप उसको मार्क कर दो, बाद में देखना। और एडवांस क्वेश्चंस को आपको लगता है कि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, आपको लगता है कि सोल्व हो जाएगा, तो आप उसको मार्क कर लो, उस टाइम सोल्व मत करो, सेकंड राउंड में सोल्व करो। और ज्यादा हार्ड भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। क्लियर, इस तरह से आप देख सकते हो। आई थिंक पूरा जो पार्ट है वो आपके यहाँ पर कवर हो गया होगा। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बात करें। देखो एग्जाम में एक्चुअली क्या होता है कि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से एप्लीकेशन पार्ट पर बेस्ड होता है। जैसे एक मैं एग्जांपल्स के तौर आपको बताऊं, यहाँ पर देखो 2 ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं कि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के लिए, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स के लिए जो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ इस तरह से बनता है, पैरामैग्नेटिक के लिए इस तरह से बनता है, आपको पता होगा। अब एग्जाम में आपसे यूं नहीं पूछा कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए मोलर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा नहीं पूछा, बल्कि आपसे यूं पूछ लिया कि हीमोग्लोबिन, ऑक्सीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए ये ग्राफ कैसा होगा, वर्सेस टेम्परेचर का। तो अगर आपको यह पता है कि भाई डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पैरामैग्नेटिक है तो आप सीधा बता दोगे उसका ग्राफ ये है, और ऑक्सीमोग्लोबिन डायमैग्नेटिक है तो आप सीधा बता दोगे उसका ग्राफ ये। लेकिन अगर आपको आपके दिमाग में यही नहीं आया ही नहीं, हमने तो भाई डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का पढ़ा है, हमको क्या पता ऑक्सीमोग्लोबिन का कैसा होगा, डीऑक्सीमोग्लोबिन का कैसा होगा, ऐसे सोच लोगे आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से इग्नोर कर दोगे और फिर आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और ये चीजें देखो कहीं से नहीं आएगी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें आपके दिमाग में आने लगेगी और इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चांस आपके बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर अपन देख सकते हैं हाउ टू मैनेज एग्जाम फोबिया एंड स्ट्रेस। देखो ध्यान देना, कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते, प्रॉब्लम में चले जाते हैं। एक्चुअली आप उसका रीजन भी होता है कि बहुत से स्टूडेंट अपना समय काफी ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। देखो होता क्या, देखो समझने की कोशिश करना, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि अननेसेसरी सोशल मीडिया यूज करके अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो एक कोई सा भी गाने देखने लग गए, रील्स देखने लगे, उटपटांग चीजें देखने लग गए, उनको पता ही नहीं चलता वो अपना टाइम किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं। और फिर देखते हो कि पूरे दिन के अंदर हमने कोई प्लानिंग ही नहीं करी, कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसे करते करते उनका सारा समय बर्बाद हो जाता है और लास्ट में उनके पास बहुत कम टाइम बचता है और फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं कि अब तो एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया, अब इतने कम समय में कैसे सिलेक्शन होगा, अब क्या करें। फिर वो रोते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप शुरू से ही अपनी प्लानिंग को अच्छी तरह से करके देखो। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फालतू के काम करते रहते, फालतू के काम करके अपना टाइम बर्बाद करते रहते। हमेशा आपको क्या करना है, अपने जो भी वर्क है, स्टडी के अलावा जितने भी वर्क है, उनको हमेशा 4 कैटेगरी के अंदर आप डिवाइड करके चलो। देखो 4 कैटेगरी के अंदर कैसे डिवाइड करना है, आप देखो कि आपके जो भी डेली लाइफ के अंदर वर्क होते हैं उनको इस तरह से, इस नजर से आप देखो कि आपका जो वर्क है वो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, और आप देखो ना तो इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट। तो आप देखो अगर आपको ऐसा लिखता है कि ये जो वर्क आप करने वाले हो अभी 1 घंटे के अंदर अंदर ये वर्क करोगे, ये ना तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए अर्जेंट है, तो भाई ऐसे वर्क को आप अपने जीवन से हटा दो, उसको करो ही नहीं। ना तो इंपॉर्टेंट है ना कोई अर्जेंट है, उसका क्या मतलब है आपके लाइफ में, आप उसको वहां से इग्नोर कर दो, छोड़ दो। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है ना। इसी तरह से आप क्या करना, अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क है तो आप उसको टाइमली कर लो, वो कभी अर्जेंट वर्क बनेगा ही नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि जो वर्क अपनी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं
उन वर्क को जब हम टाइमली कंप्लीट नहीं करते तो वही अर्जेंट बनते हैं। अगर एक इंपॉर्टेंट वर्क को आप टाइमली कंप्लीट कर लो तो अर्जेंट वर्क का यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं निकलता। तो इस कैटेगरी को आप बिल्कुल छोड़ दो। इस कैटेगरी में नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं अर्जेंट है, अगर आप इसको भी इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, इसका भी कोई खास औचित्य नहीं है। अर्जेंट तो है लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंस उस चीज का नहीं है तो ऐसे वर्क को भी आप छोड़ सकते हो। आप कुल मिलाकर जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट वर्क है उन पर फोकस करो। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ऐसे वर्क को आप जो भी फ्री टाइम हो, जो भी रिलैक्स का टाइम हो, उस समय आप कर सकते हो। क्लियर है? तो उससे आपका टाइम यहाँ पर बचेगा। ठीक है। और अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हो काफी समय, देखो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि जैसे पढ़ रहे हैं, वो सुबह से उन्होंने पढ़ना शुरू किया और 12-1 बज गई, वो पढ़ते रहे, फिर उनको लगता है कि यार अब तो बोर हो गए, थोड़ा सा टाइम अपन थोड़ा सा रिलैक्स हो ले लेते। अब रिलैक्स होने के लिए उन्होंने भाई फेसबुक खोल ली, व्हाट्सएप खोल लिया, और खोल कर क्या करते हैं, वो कुछ रील्स वगैरह देखने लगे। उस कंडीशन में क्या होता है, वो खो जाते हो। उन्होंने रील्स देखना शुरू करी क्या 10 मिनट के लिए देखना है, पर पता ही नहीं चलता कि 10 मिनट से कब शाम हो गई। ठीक है। और उनका सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप फ्री टाइम हो तब भी इन चीजों से बचो, आप अननेसेसरी यूज ऑफ सोशल मीडिया से बचो। उसके जगह आप भले से चाहो तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोज वगैरह देख सकते हो, कुछ लोगों की जो सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में, आगे बढ़े, या जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, ऐसे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू वगैरह देख सकते हैं। उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी, तो वहां पर आगे आप बढ़ोगे, है ना। तो अननेसेसरी यूज ऑफ सोशल मीडिया से आपको बचना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़े। बहुत सी बार क्या होता है कि देखो यहाँ पे लिखा डोंट फोकस रूमर्स एंड कमेंट्स ऑफ अदर पीपल्स। देखो बहुत सी बार क्या होता है कि अपने जो मित्र वगैरह होते हैं अपने को कई सारी बातें ऐसे बोल देते हैं जिससे हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। जैसे सपोज करो आपने आपके सीनियर से पूछा कि आपका सीनियर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके एमएससी में काफी अच्छी परसेंटेज रही, आपने उससे पूछा कि आपने एमएससी में परसेंटेज बहुत अच्छी है तो आप हमें गाइड करिए कि हमारा सिलेक्शन कैसा होगा। सपोज कर आपके सीनियर ने बोल दिया भाई मैं इतना इंटेलिजेंट था, मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज है, उसके बावजूद, अच्छा मेहनत मैंने बहुत ज्यादा करी, उसके बावजूद भी मेरा नेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भाई तुम्हारा क्या होगा, तुम तो एवरेज स्टूडेंट। जैसे ही वो ऐसा बोलेगा और आपके दिमाग में एक बात क्लिक जरूर करेगी, भाई बात तो सही है, ये इतना इंटेलिजेंट था, इसकी इतनी अच्छी परसेंटेज रही है, नेट की बच्ची इसने मेहनत करी, उसके बावजूद इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। आपको ऐसी बातों पर फोकस ना करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक एकेडमिक लेवल की स्टडी बिल्कुल डिफरेंट होती है, एक कंपटीशन लेवल की स्टडी बिल्कुल डिफरेंट। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि एकेडमिक लेवल में आपकी कितनी परसेंटेज है। एकेडमिक में आपकी कम परसेंटेज हो, उसके बावजूद भी कंपटीशन में आप बहुत अच्छे मार्क्स से बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हो, और हो सकता है एकेडमिक में आपके बहुत अच्छी परसेंटेज रही, उसके बाद भी आपके कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो। दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आप इनको जोड़ने की कोशिश ना करें, है ना। और आप ये ऐसा सोचे भी मतलब भाई उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं, तो ऐसे कमेंट से बचे, क्योंकि आपके डीमोटिवेशन का कारण बनता है। और एक बार डीमोटिवेटेड होने के बाद आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर हो सकता है प्रिपरेशन छोड़ दे, या कई सारे उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। आप एक अपना खुद का आपको प्रिपरेशन प्लानिंग बनानी है, आपको उसी पर बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो आप इस बात को अच्छी तरह से फिक्स कर ले। देखो काफी क्लियर शब्दों में हमने लिखा है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, गॉड ऑलवेज हैज बेटर प्लान फॉर यू। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रख लो। ईश्वर ने आपके लिए हमेशा एक नया अच्छे से अच्छा प्लान रेडी करके रखा हुआ है। लाइफ बहुत ही सुंदर है, आप इसको ऐसे ही मत गवाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो हाउ मच हावर शुड आई स्टडी डेली। देखो बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम डेली कितने घंटे की पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़े। भाई ऐसे क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन होता है ना, वास्तविक क्वेश्चन होता ही नहीं। ये दुनिया का सबसे रॉन्ग क्वेश्चन है, यू मान सकते हो। अब एक स्टूडेंट के लेवल पर ये दुनिया का सबसे रॉन्ग क्वेश्चन है। मैं ये कहूंगा ना तो किसी स्टूडेंट को किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, और ना किसी को इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। देखो टाइम का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस चीज में। आप अपने स्टडी का प्लान इस तरह से मत करो कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है, 4 घंटे ये पढ़ना है, डेली 5 घंटे ये पढ़ना है। ऐसी प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। इसके अलावा आप इसके साथ आप ये प्लानिंग करो, टारगेट बेस्ड प्लानिंग। देखो टारगेट बेस्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ये प्रिपरेशन करनी, मुझे इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है,
इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। आप उसी के बेसिस पर अपनी प्लानिंग सेट करो। सेट कैसे करना है, जैसे आपने एक दिन का रूटीन सेट किया कि भाई आज मुझे 50% रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसका मुझे 50% तक आज के दिन रिवीजन करना है। साथ में मुझे यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स के 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और साथ में मुझे यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक स्टीरियो केमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट। तो ये आपका टास्क हो गया। आज का क्या टास्क हो गया कि आज के दिन आपको 50% कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, 40 पीवाई को सॉल्व करना है केमिकल काइनेटिक्स के, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का एक ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये आज का टास्क हो गया। अब आपको किसी भी कंडीशन में भाई ये कंप्लीट करना है। अब आपके पास एक टास्क है, एक पहाड़ आपके पास है और आपको उस पहाड़ पर ऊपर चढ़ना है, मतलब आपको आपका टारगेट दिखाई दे रहा है। तो आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। अब आपको पता है मुझे आज इतना ही करना है, तो 100% आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। उस दिन के अंदर आपको ये सब करने के लिए आपको जितना भी टाइम वेस्टर्स है, जिससे भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको आप ऑटोमेटिक अपने लाइफ से खत्म कर दोगे, है ना। आपका समय बचेगा, यहाँ पर अपने आप आपकी प्रिपरेशन बढ़ेगी। लेकिन जब आप ये फिक्स करोगे ना कि मुझे 2 घंटे करना है, 4 घंटे ये करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टाइम आपने फिक्स किया था कि मुझे 4 घंटे के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, और पता चलेगा वो 4 घंटे में से 2 घंटे आपने फेसबुक चला लिया, 1 घंटे आपने किसी फ्रेंड के फोन करके उससे बात ही कर ली, आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए टाइम बेस्ड प्लानिंग बिल्कुल भी मत करे, आप टारगेट बेस्ड प्लानिंग करो, आपका रिजल्ट कई गुना ज्यादा यहाँ पर अच्छा है ना। आप साथ के साथ बताना मुझे कि ये पॉइंट आपको कैसे लग रहे हैं। अगर कोई भी कमी आपके लगे तो आप बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसको और ज्यादा इंप्रूव करने की और आपकी हेल्प करने की। अब कमेंट करिए, जरूर आप इसको बताइए। और भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट आपके दिमाग में रहे तो आपको हेल्पलाइन नंबर है, नेट एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप इन पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और साथ के साथ कमेंट आप जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। थैंक यू।